आपको तो अभी अपनी बोर्ड्स भी देने हैं, आपको क्लास 11 12 करना है, फिर जाके पेपर देना है, तो आप सीरियस हो जाइए। टाइम देखने में भले ही ज़्यादा लग रहा है बट इट्स नॉट बिग टाइम फ्रेम फॉर यू गाइस। कोई भी वर्ड अगर एनसीईआरटी में आ रहा है आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये वर्ड है तो इसका क्या मतलब है, किससे रिलेटेड है। ये फर्स्ट रीडिंग में आपको हो सकता है 4 घंटे लग रहे हैं, अगर वो टाइम धीरे धीरे कम होकर 15-20 मिनट पे आ रहा है ना, इट मीन्स यू आर रीडिंग इन द करेक्ट वे। Hello everyone, welcome to NEET Nova. This is Simran, your biology educator. I hope you all are fit and fine और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो 11th में है या 12th में है और NEET 2026 में अपीयर होने की तैयारी करना चाहते हैं। So this video is specially for you guys. शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बुक्स कौन सी लेनी है, स्टडी प्लान कैसे सेट करें, जो भी आपके पास टाइम है उसके अंदर आपकी स्टडी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए। वो टिप क्या है कि बेटा अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हो ना तो प्लीज़ मेक योर बेसिक्स क्लियर। आपको अपने बेसिक्स को क्लियर रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। और अब मैं बेसिक्स की बात करूँ तो उसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हर आप कोई भी चैप्टर आगे पढ़ रहे हो तो उसमें काम आएंगी, ठीक है। जैसे फिजिक्स में देख लो, आपको काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स रीड करने, ये सब बेसिक चीजें हैं, है ना। इनके बारे में पता होगा तो आगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो देखो कोई भी डेरिवेशन कर रहे हो वहां आ जाएगी, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसमें आपको जरूरत पड़ जाएगी। तो ये चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बेसिक्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग है तो आप इनको और जगह अप्लाई करके बाकी चैप्टर्स भी इजी बना सकते हो अपने लिए। उसी तरह से केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो गया, जीओसी हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी की तो मैं बात करूँ तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एनसीईआरटी इज योर गॉड, आई कैन से इन केस ऑफ बायोलॉजी। आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी को ही भगवान मान लेना है, बस उसी को पढ़ना है अच्छे से। आगे हम चलते हैं, बात करेंगे कि स्टडी प्लान कैसे सेट करना है, कितना टाइम है आपके पास। तो बेटा आपके पास है 7 months एंड 1 year, ठीक है। 7 महीने और 1 साल। लगता है ना सुनने में कि अरे भाई 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम है ना। पर ये टाइम आप ये सोचिए कि जो बच्चे 1-1 2-2 साल लगा के तैयारी कर रहे हैं फिर भी नहीं निकल रहा है पेपर कई बच्चों का, तो अगर उनके लिए इतना कम है ये टाइम, तो आपको तो अभी अपनी बोर्ड्स भी देने हैं, आपको क्लास 11 12 करना है, फिर जाके पेपर देना है। तो आप सीरियस हो जाइए। टाइम देखने में भले ही ज़्यादा लग रहा है बट इट्स नॉट बिग टाइम फ्रेम फॉर यू गाइस। तो आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। अब इस टाइम में अपनी स्टडी को कैसे डिवाइड करना है, तो आई वुड रेकमेंड कि 7 महीनों में आप अपना डिटेल्ड सिलेबस पढ़िए, ठीक है। अगर आप पहले 7 महीनों में डिटेल्ड सिलेबस पढ़ लोगे ना तो आपको बाद में एम्पल ऑफ टाइम मिल जाएगा कि आप अपनी रिवीजन प्रैक्टिस बहुत आराम से कर पाएंगे। अब 7 महीनों को भी डिवाइड कर सकते हो, 2-2 महीने, 79 चैप्टर्स होते हैं आपके पास, तो 79 चैप्टर्स को आपको डिवाइड करना है। आप लगा लीजिए 2 महीने फिजिक्स कर लो, 2 महीने में बायो कर लो, 2 महीने में केमिस्ट्री कर लो, फिर भी 1 महीना बच जाएगा जो आपका कोई अगर बैकलॉग है तो आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो 7 months आर सफिशिएंट फॉर कंप्लीटिंग द डिटेल्ड सिलेबस। तो बाकी का जो बचा हुआ 1 साल है उसमें आपको क्या करना है, हाँ, उसमें आपको करनी है एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग। अब थोरो रीडिंग से मेरा मतलब है सिर्फ रीड करना नहीं, उसके एक एक शब्द के मतलब को समझना, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो समझना। कोई भी वर्ड अगर एनसीईआरटी में आ रहा है आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये वर्ड है तो इसका क्या मतलब है, किससे रिलेटेड है ये। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बाकी पूरी डिटेल्ड वीडियो भी एक चैनल पे पड़ी है, आप उसको भी देख सकते हैं। आई विल पिन दैट वीडियो ऑल्सो, आप उसको जाके चेक कर लीजिए, आपको पूरा गाइड मिल जाएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे होता है, ठीक है। आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ोगे तो सारा कुछ तो समझ में आएगा नहीं, हो सकता है आप एक बार पढ़ने बैठो तो आपका एक चैप्टर 5-6 घंटे में पूरा हो, और फिर आप नेक्स्ट बार पढ़ोगे हो सकता है उसी चैप्टर को 4 घंटे लगे, फिर 3 घंटे, 2 घंटे, फिर एंड में आप 10-15 मिनट में अपना चैप्टर, वो जो स्किमिंग एंड स्किपिंग वाला मेथड होता है रीडिंग से, आप उससे कर सकते हो। अगर आप देखो आपको वही चैप्टर पढ़ने में कल भी 6 घंटे लग रहे थे, आज भी 6 लग रहे हैं, फिर 5 लग रहे हैं, तो इट मीन्स आप कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है ना। अगर वो टाइम धीरे धीरे कम होके 15-20 मिनट पे आ रहा है ना, इट मीन्स यू आर रीडिंग इन द करेक्ट वे।
नेक्स्ट आपको करनी है अब डिटेल्ड रिवीजन। डिटेल्ड रिवीजन यानी कि ये जो डिटेल में हमने सिलेबस कवर किया है इसकी रिवीजन, ठीक है। आपको फिर से डिटेल्ड सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक बार 7 महीने में सिलेबस कर लिया फिर भूल जाओगे। कोई हमारा ब्रेन मशीन तो नहीं है ना कि इसके अंदर पूरी मेमोरी ऐसे स्टोर रहेगी, इंसान है हम भी, भूल जाएंगे, है ना। तो फिर से डिटेल्ड प्रैक्टिस आपको रिवीजन करनी ही करनी है। अब नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी तैयारी को स्ट्रांग बनाता है वो है एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। जितने एमसीक्यू हो सकते हैं, जितने पीवाईक्यूज। अब पता है बच्चे एक डाउट पूछ रहे हैं कि मैम पर चैप्टर कितने एमसीक्यूज करने चाहिए। अब कोई फिक्स नंबर नहीं होता कि बेटा 200 एमसीक्यू कर लो, 300 कर लो, जहां से क्वेश्चन दिख रहा है वहां से करो, कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन पेपर में कहीं से भी आ सकता है, एग्जामिनर का दिमाग है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है पेपर में। तो आपको लिमिट नहीं करना है खुद को। आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है, मैक्सिमम वट एवर यू कैन डू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब बुक्स टू फॉलो। बुक्स टू फॉलो में देखो आपको 2 तरीके की बुक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। एक तो आपको थ्योरी करने के लिए चाहिए होती हैं और दूसरी होती है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। अब देखो एनसीईआरटी से हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है ना वो एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन क्या एनसीईआरटी में सफिशिएंट एमसीक्यूज होते हैं? पेपर में तो सारे एमसीक्यूज ही आते हैं, है ना। पेपर में कोई पैराग्राफ थोड़ी आता है कि थ्योरी बेस्ड है पेपर। तो हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस पे जोर देना है, बट एनसीईआरटी में वो एमसीक्यूज नहीं है। तो आपको अपनी थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी से भी अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है वो होती हैं आपके नोट्स। आप क्लास अटेंड कर रहे हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, आप उसके नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स पढ़ने के बाद, मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले डिटेल्ड स्टडी करो। कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे डिटेल्ड स्टडी करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। क्योंकि जब आपको ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हुआ है ना, फिर आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से एनसीईआरटी समझ आएगी। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बोरिंग किताब है, हमें पता है। एक पैराग्राफ में बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में बहुत सारी डिटेल दी होती है, उसको समझना पढ़ना वो थोड़ा बोरिंग है। बट आप अगर पहले ही समझ के आओगे फिर आपको लगेगा अच्छा हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तब एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। नोट्स बना के फिर एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी 1 नहीं 2 नहीं, हो सकता 4-5 बार पढ़िए। अब पीवाईक्यू उसके लिए आपको क्या करना है, कोई ऐसी बुक खरीदो जिसमें पिछले 10-20 सालों के एमसीक्यूज पीवाईक्यूज दिए हो मतलब, और एक ऐसी बुक खरीदो जिसमें आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दिए हो, है ना। कि आपने कोई टॉपिक किया, उसके बाद आपको पता लग जाए कि हाँ इसके पीवाईक्यूज इतने मैंने कर लिए। तो हर टॉपिक के बाद जब आप उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब ये टॉपिक क्लियर है। अगर आपको इस तरह की कोई बुक मिल जाए जिसमें हर टॉपिक हर चैप्टर के रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं, दिस वुड बी द बेस्ट बुक फॉर योर एमसीक्यू पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। तो इस तरीके की बुक्स आपको फॉलो करनी है। अब फिजिक्स और एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए तो सब कुछ है, बायो का तो 99% पेपर बायो जो है वो आपकी एनसीईआरटी से आता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हो सकता है आपको एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ बुक्स लेनी पड़े। आप अपने नोट्स पे फोकस करिए, वो बहुत ही बेस्ट चीज है आपके लिए अगर आप अपने टीचर का पढ़ाया हुआ सुन के लिख रहे हो। और बुक्स की मैं बात करूं, और बुक्स जिसमें आपको डिटेल्ड कुछ मिल जाए कंसेप्ट अदर देन एनसीईआरटी, तो आप उनको भी खरीद सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैं बायो की बात करूं तो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। तो हम क्लास 11th की बात करें तो सबसे जो हाई वेटेज वाला चैप्टर है वो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर आता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, देन प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये चैप्टर्स जो हैं, और इनकी वेटेज भी इधर लिखी है, सबसे ज्यादा वेटेज 18% जो वेटेज है वो है आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो इस तरह से वेटेज के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स को करना है, क्योंकि अब ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़ा यूनिट है ना। अब ज्यादा चैप्टर्स है इसमें, इसको कवर करने में भी टाइम लगेगा और इसकी वेटेज भी ज्यादा है। तो ये चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, टाइम देके पढ़ना है। अपनी तैयारी ऐसे ही नहीं कि हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, जब टाइम है तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज भी करना है। ओके, अब क्लास 12th की बात करें तो उसमें हमारे पास आता है सबसे जो हाई वेटेज वाला यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। बोरिंग है थोड़ा, बट इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, देन बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इनकी वेटेज भी मैंने लिखी हुई है। इस अकॉर्डिंग आपको चैप्टर पढ़ना है कि जिसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज आ रहे हैं, मेरा वो तो स्ट्रांग हो। किसी चैप्टर में से अगर मान लो 5 एमसीक्यूज भी आ रहे हैं ना, इट मीन्स कि वो चैप्टर अब 20 मार्क्स की वेटेज वो होल्ड कर रहा है, अगर उसमें से 5 एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। और 20 मार्क्स आप सोच के देखो कि आपका रैंक कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपके खुद की रैंकिंग पे असर हो जाए, तो बड़ा ही माइंडफुली आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं कि कौन से चैप्टर आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग वाले हैं और कौन से थोड़े क्रैमिंग वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की मैं बात करूं तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स में जो एंजाइम्स वाला पार्ट है वो तो है आपका कंसेप्चुअल वाला, जिसमें कुछ समझने वाला है, जिसमें कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल चैप्टर्स वही हैं। फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूं, कितने सारे प्रोसेस हैं इसमें, कितने साइकिल्स, कितनी रिएक्शन, C3 C4, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये सब कुछ फोटोसिंथेसिस में है और ये समझने वाला है ना। क्योंकि अब मैं ये क्रैमिंग करके तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अब इसमें रिएक्शन जो सारे साइकिल्स दिए हुए हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है चाहे फोटोसिंथेसिस वाला है, इसमें जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी साइकिल है, उसके किसी भी स्टेप पे आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो आपको हर रिएक्शन का हर स्टेप अच्छे से समझ आया होगा, तभी आप वहां पे एमसीक्यू जो है वो जो न्यूमेरिकल फॉर्म में आया हो सकता है वो सॉल्व कर पाओगे। अब क्रैमिंग वाले चैप्टर्स की बात करूं तो क्लास 11th का यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों ही ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कोई प्रोसेस नहीं है, बस आपको पढ़ना है, समझना है, दैट्स इट, ठीक है। देन बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब के स्ट्रक्चर्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, वो सब थोड़ा क्रैम करना पड़ता है। देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये सारे चैप्टर जो है पहले आप इन चैप्टर्स को करेंगे क्योंकि इनसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, इनको टाइम लगेगा करने में। देन आप ये वाले चैप्टर्स पढ़ोगे जिनमें आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, याद करना है, दैट्स इट। तो ये था कि आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ से शुरू करना है। इसी तरह में से ही आप केमिस्ट्री में भी देखिए कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें आपको रट्टा मारना पड़ रहा है, वो आप एंड में कर सकते हैं। एंड यानी कि पहले ये करिए फिर वो, ये नहीं कि बिल्कुल ही पेपर के पास जाके करना है, ऐसे नहीं करना है। इनको भी तो आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार 3 बार, बहुत बार रिवीजन तो इनकी भी करनी है ना। 1 महीना पहले पढ़ोगे फिर तो तैयारी कभी खत्म होगी नहीं। तो आपको अपना जो प्लान है वो सेट करना पड़ेगा, अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा है तो ये भी आपका एक वहम है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। आई थिंक आप लकी हो कि आप इस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो। तो अब डेडिकेशन से स्टार्ट करोगे, पूरा डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन दिखाओगे, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो नीट। और आप कोई भी कॉलेज आपका फेवरेट है, आपको एम्स दिल्ली जाना है, आप अच्छे डेडिकेशन से पढ़िए तो सही। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हम पूरी जी जान लगा दें, मेहनत लगा दें और हमें मिले ना। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, पर आपको तैयारी भी पूरी मेहनत के साथ करनी पड़ेगी। चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी अगर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है। तो आई वुड जस्ट से कि पूरी मेहनत के साथ तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।